महोदय, कुछ कहने से पहले अपने सभी संतों गुरुओं को नमन करता हूँ। इस धरती को नमन करता हूँ और समय समय पर जिन्होंने इस मिशन को लेकर चल के आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, उन सभी महान पुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ। और विश्व में एक अलग पहचान बनाने वाले, विश्व के पटल पर भारत देश के नाम को रोशन करने वाले और भारत जैसे संविधान, भारत जैसे देश के संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज जिस महामानव की हम 17वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, ऐसे महामानव वामसेठ DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानव श्री कांसी राम साहब के चरणों में दिल की असीम गहराइयों से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, हम लोगों की बहना और मानव श्री कांसी राम साहब की शिष्या सुश्री बहन मालती जी के दीर्घ जीवन की कामना करते हुए आज गोरखपुर मंडल स्तरीय मानव श्री कांसी राम साहब के श्रद्धांजलि सभा में मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आजमगढ़ की धरती से चल के आए हम लोग के बहुत ही मजबूत साथी, जिनको मान्या बहन जी ने मंडल गोरखपुर में संगठन की देख रेख करने के लिए मंडल प्रभारी के रूप में काम करने का अवसर दिया है। ऐसे हम लोग के साथी सम्मानित ओमकार शास्त्री जी, अभी जिनके ओजस्वी बातों को आप सभी ने सुना और लगातार संगठन में सहयोग करते हुए जिन्होंने मान्या बहन जी के विश्वास को जीतने का काम किया, ऐसे हम लोग के साथी सुरेश गौतम जी,
कार्यक्रम के सफल संचालक और पिछड़े समाज के बहुत ही कद्दावर नेता सम्मानित हरिप्रकाश प्रसाद जी, हम लोग के मंडल के प्रभारी और निरंतर हम लोग के साथ चलते संगठन में सहयोग करने वाले झीनक बिलदार जी, यहाँ पर उपस्थित 24 तरह से चुनाव लड़ चुके जिले के प्रभारी सम्मानित वीरेंद्र पांडे जी, मंच पर उपस्थित पूर्व में प्रत्याशी रहे जिलाध्यक्ष गोरखपुर श्री ऋषि कपूर जी, जिलाध्यक्ष महाराजगंज श्री वीरेंद्र राव जी, जिलाध्यक्ष देवलिया इंजीनियर अमरीश कुमार जी और जिलाध्यक्ष कुशीनगर श्री रमेश कुमार जी, हम लोगों के बहुत ही अच्छे साथी और महानगर का चुनाव लड़ चुके आदरणीय महापुरुष महामानव मानवर श्री कांशीराम साहब के भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए आज सब उपस्थित हुए हैं। सभी की आंखें नम हैं और सभी इस बात को सोच के आए हैं कि हम जब चलेंगे, लोगों के विचारों को सुनेंगे, अपने आप को और मजबूत करेंगे और इस मिशन को और आगे बढ़ाने में अपने आप को और आगे करने का काम करेंगे। इस उद्देश्य से आप सभी आए हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जिस महापुरुष की आज पुण्यतिथि है, उस महापुरुष ने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया और जिस तरह भगवान बुद्ध ने अपना पूरा राजपाट छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर उस शांति की तलाश में निकल लिए, उन्हीं के पर्चिलों पे चलते बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी जब सब कुछ हासिल करने के बाद, विदेश से पढ़ के आने के बाद, जिस समय वो सायाजी गायकवाड़ महाराज के यहाँ नौकरी कर रहे थे और उस नौकरी में जो 10 दिन का दिन था, वो अपमान और तनाव में बीता दिन सोचकर उन्होंने निर्णय लिया कि बचपन में मैंने अपना कष्ट सहा, जवानी बड़ी मुश्किलों से मैंने बिताया और यह सोचकर मैं विदेश पढ़ने गया कि जब मैं पढ़ लिख के आऊंगा तो मुझे एक सम्मान मिलेगा, मुझे खोया हुआ अधिकार मिलेगा। लेकिन आज इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरे साथ इतना अपमान हो रहा है और वही शायद गायकवाड़ महाराज के पास में जाकर आज भी आप लोग
जाकर वहां देखेंगे तो पीपल के वृक्ष के नीचे जो संकल्प लिया उन्होंने, वह संकल्प समाज के लिए अमृत बना मेरे साथियों। और उन्होंने संकल्प लिया कि अगर मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी इतना अपमानित हो रहा हूं, तो जो हमारे लोग अनपढ़ हैं, जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा है, जो बहुत लाचार हैं, जो अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकते, उनके साथ कितना अत्याचार अन्याय होता होगा, यह सोचकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। और मैं आज संकल्प लेता हूं कि उस समाज की ऊंच नीच दिखाई को, गैर बराबरी को एक ऐसा दिशा देने का काम करूंगा जिसको पूरा सम्मान मिलकर उनको सम्मान से जीने का अधिकार मिलेगा। अगर मैं वो सम्मान नहीं दिलवा पाया तो खटपटी पे गोली रखकर आत्महत्या करना पसंद। उन्होंने अपना सारा जीवन समाज के लिए लगा दिया और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर मानव श्री कांसी राम साहब, जैसा कि हमारे वक्ताओं ने बताने का काम किया कि शायद बचपन में वो पीड़ा नहीं देखते थे जो बाबा साहब ने देखी थी, लेकिन उनके साथ भी घटनाएं हुई थी, उनके साथ भी समस्याएं आई थी। और जब वो बचपन में, अभी ज्ञान सिंह जी बता रहे थे कि जब अपने पिताजी को वो भोजन लेके देने जाते हैं और देखते हैं कि उनके पिताजी पसीने से लथपथ हैं और एक रास्ता खींच रहे हैं, तो अपने पिताजी के पास जाते हैं मानव श्री कांसी राम, अपने पिताजी का पसीना पोंछते हैं और कहते हैं कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए, आप बहुत थक गए हैं। उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा, अगर मैं बैठ जाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा, तो मेरा अधिकारी इस कमरे में सो रहा है, ये पंखा रुक जाएगा, और अगर पंखा रुक जाएगा, ये हवा नहीं मिलेगी उसको, वो जग जाएगा अधिकारी, तो मुझे नौकरी से निकाल देगा, मुझे डांटेगा, मुझे बोलेगा। इसलिए मैं ये काम नहीं रोक सकता, इसको मुझे करना पड़ेगा, यही मेरा काम है। तब उन्होंने एक छोटा सा पंखा बना के हाथ से उनको डुलाते हुए कहा, पिताजी आपसे दर्द देखा नहीं था। तो उनके पिताजी कहते हैं कि इसीलिए मैं कहता हूं कांशीराम कि आप कितना मेहनत करो, इतनी पढ़ाई करो कि आपको भी एक अवसर, ऐसा अवसर है कि लोग आपको सहारा करें और आप भी उस मुकाम में पहुंचे। मानव श्री कांसी राम साहब घर आते, घर आने पर उनकी जो शक्ल थी, उनकी माता जी पहचानने से थोड़ा अटपटाती है, कहती है कि तुम्हारे सर पे बाल थे, जग था, हम लोग सरदार हैं, और वो जग कहाँ चला गया, तुमने क्यों कटवा दिया? तुम्हारे पिताजी देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे। मानव श्री कांसी राम कहते हैं कि मां, मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूं, कुछ बनना चाहता हूं, और ये लक्ष्य, ये बात मुझे संभालने में कई घंटे लग जाते हैं, मुझे इसमें बहुत सारे समय बिताना पड़ जाता है। और जो हमारा मकसद है, जिस मिशन के लिए मुझे आगे बढ़ना है, और जो
डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में उनको नौकरी मिलती है और वो नौकरी कर रहे होते हैं। एक दिन बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए वहां के लोग जो बाबा साहब से बहुत प्रभावित थे, उनके मिशन को लेकर चलते थे, उनकी जयंती मनाने के लिए अधिकारी से छुट्टी मांगे जाते हैं। अधिकारी छुट्टी देने से इनकार करता है, वो बहुत यत्न करते हैं लेकिन अधिकारी छुट्टी नहीं देता। फिर सारे लोगों ने यह सोचा कि चलते हैं, हमारे दूसरे अधिकारी जो हम लोगों की फैक्ट्री में हैं, वो अपने समाज के शायद हमारी पीड़ा को वो सुन के और इस अधिकारी से बात करके हमें छुट्टी दिला दें। जब सारे लोग इकट्ठा होके वहां पहुंचते हैं तो उनके नेता, उन सारे यूनियन के नेता, लोगों के नेता जो थे, दीना भाना जी अपनी बात को मानवर साहब के सामने रखते। मानवर साहब उनकी सारी बातों को सुनने के बाद इस बात को कहते हैं कि हम आप सबकी बात उस अधिकारी से करेंगे और निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि वो आपकी बात मान जाए और आपको 14 अप्रैल की छुट्टी मिले और आप अपने महापुरुष की जयंती मना सकें। लेकिन मानवर साहब कहते हैं दीना भाना जी से कि आप जिस महापुरुष के लिए इतना परेशान हैं, आप इतना कष्ट उठा रहे हैं, आप अपनी नौकरी भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं, आप अपने इनके सारे शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं, मैं भी उस महापुरुष के बारे में जानना चाहता हूं। क्योंकि मानवर साहब को उस वक्त तक बाबा साहब के बारे में बहुत जानकारियां नहीं थी। तब दीना भाना जी अपने एक साथी डीके खापड़े जी के पास ले जाते हैं और एक किताब जिसका नाम अभी पुरुषोत्तम जी ने लिया, द इनहेरेंस ऑफ कास्ट, जात का विच्छेद नामक वो किताब पतली सी उनको देते हैं। और उस किताब को पाने के बाद मानवर साहब जब खाना खाने के बाद रात में उस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं तो पूरी रात उस किताब को पढ़ते हैं और किताब पढ़ते पढ़ते जब सुबह हो जाती है उनको पता नहीं चलता, फिर भी उनका मन उस किताब में लगा रहता है और उस किताब की चिंगारी, उस पतली सी किताब की चिंगारी मानवर साहब के सीने में ऐसी जली कि उस दिन से उन्होंने संकल्प लिया कि मैं पूरा जीवन इस समाज के लिए आहूत कर दूंगा, मैं पूरा जीवन अपना लगा दूंगा। लेकिन जो बाबा साहब ने सपना छोड़ा था अधूरा, उसे टूटने
कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, एक फुट जमीन नहीं लूंगा, परिवार से सपने कोई संपर्क नहीं करूंगा, यही मेरा परिवार है, इसी के बारे में सोचूं। सत्तर से 80 के दशक और 80 से 90 के दशक बहुत कठिनाइयां उठाई मानव सरकार से। एक बार उनकी माता जी जब वो पंजाब में सभा कर रहे थे तो उनसे मिलने आए और मंच पर मिलकर कही कि बेटा इतना दिन हो गया, आपको हम लोगों की याद नहीं आती क्या? अपने भाई बहनों की याद नहीं आती क्या? अपने लोगों की याद नहीं आती क्या? मानव श्री कांशीराम साहब ने बड़े मुस्कुरा कर कहा कि माता जी आप यही चाहती हैं कि मैं आपके अपने घर चलूं, अपने लोगों का हाल चाल पूछूं, अपने लोगों के साथ बैठ। मैंने एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी में ये लिखा था कि आज से मैं घर परिवार सब त्यागता हूं। बहुत सोच के लिखा था और यह सोच के लिखा था कि आपको कष्ट ना हो, आपको दर्द ना हो, लेकिन आप अपनी पीड़ा कहने आए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर मैं अपने परिवार की परवाह करूंगा तो इनका क्या होगा जो मेरे सामने बैठे हैं। मैं तो अपना परिवार इन्हीं को मान चुका हूं, यही मेरे परिवार वाले हैं। अगर मेरे परिवार में शामिल हो जाए तो हमारे भाई बहनों और अपने साथ यहाँ खुद चले आइएगा। जहां पे ऐसी सभा लगी होगी वहां कांशीराम आपसे मिल लेगा। मेरा अगर कोई परिवार है तो यही परिवार है, इन्हीं के बीच मुझे रहना है, इन्हीं के बीच मुझे जीना है। मानव श्री कांशीराम साहब ने बहुत संघर्ष किया। 1977 में 77 में मानव श्री कांशीराम साहब से मान्या बहन की मुलाकात हुई। वो भी एक ऐसी बात जब स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण सिंह जी दिल्ली में सभा कर रहे थे और उस सभा में मान्या बहन जी मीटिंग में जाती हैं और उस मीटिंग में बार बार जब स्वास्थ्य मंत्री जी हर्षद शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो मान्या बहन जी जब मौका पाती है मंच पर तो उनका डर से जवाब देती है और कहती है कि स्वास्थ्य मंत्री जी हमें गाली मत दीजिए, हम लोग हर्षद नहीं है, हम लोग की वास्तविकता जो है वो बताने का काम करिए, आप क्यों हमें बार बार हर्षद कह रहे हैं। यह बात मानव साहब के कुछ शिष्य सुनने के बाद मानव श्री कांशीराम साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैंने एक ऐसी मजबूत लड़की को देखा है जो समाज के लिए बेडर है, निडर है, उसको डर ही नहीं है और उसने भरी सभा में उस बड़े मंच पर स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण जी को ललकारने का काम किया। कोई मजबूत लड़की नहीं है, बहुत मजबूत लड़की। मानव श्री कांशीराम साहब यह बात सुन के बहुत प्रभावित हुए और रात के समय 9-10 बजे जब सोने का वक्त था तो मान्या बहन जी के घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो दरवाजा जब दस्तक दिया तो मान्या बहन जी ने दरवाजा खोला और उस समय मान्य साहब को सब लोग जानते थे क्योंकि काफी संघर्ष कर रहे थे, दलितों के नेता बन चुके थे वो। बहन जी ने जब देखा
तो अपने पिताजी के पास जाती है, कहती है कि बाबूजी, मानव श्रीकांत सिंह राम साहब वो आपसे मिलना चाहते हैं। उनके पिताजी आते हैं, बैठते हैं और कहते हैं कि कांशीराम साहब बताइए क्या बात। कहते मैं आपसे तो मिलने आया, लेकिन मैं मुख्य रूप से इस लड़की से मिलने आया हूं जिसने उस बड़े मंच पर जाकर रामनारायण जी को भी ललकारने का काम किया। मैं इसके जज्बे को सलाम करता हूं, मैं इसके हौसले को सलाम करता हूं। और जैसे किसी घर में आप जाते हैं तो पूछते हैं किसी बच्चे से कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, तुम किस तरह की पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसी भाव में मानव श्री कांशीराम साहब बहन जी से पूछते हैं कि मायावती जी आप क्या कर रहे हैं इस समय। मानव श्री कांशीराम साहब से बहन जी कहती है कि मानव साहब मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, मैं एक क्लास की नौकरी करना चाहती हूँ, मेरे अंदर सामाजिक पीड़ा है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ती हूँ और मैं समाज में इस बुराई को खत्म करना चाहती हूँ। मानव श्री कांशीराम साहब बड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मायावती जी आप एक आईएएस बनना चाहती हूँ, आप एक आईएएस बनना चाहती हैं, यह आपका सपना है, लेकिन मैं भी एक सपना बता के अपने सीने में आया हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप जरूर मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को समझिएगा, सोचिए। वो कहते हैं आप एक आईएएस बनना चाहती है और मैं आज आपसे कहने आया हूँ कि आप मेरे साथ चलिए, समाज को सीखिए, समाज को जगाइए। आप एक आईएएस नहीं, आपके सामने कई आईएएस लाइन लगा के खड़े होंगे और आपके एक आदेश का पालन करने के लिए तैयार होंगे। मैं आपको वैसा बनाने आया, मैं आपको वैसा बनाने आया हूं कि जब आप एक बात बोलेंगी तो लाइन में लगे 100 आईएएस आपके आदेश का पालन करेंगे। मानिए बहन जी बहुत बेचैन हो जाती है और बेचैन होके जब वो सोचती है तो वो भी संकल्प लेती है और मानव साहब के साथ चलके उस सपने को पूरा करने के लिए 21 साल की उम्र में ही अपने घर को त्याग देती है और त्यागने के बाद मानव साहब के साथ जाके समाज सेवा में लग जाती है। 78 में बाप से बनता है, बाप से कि जब भीड़ इकट्ठा होती है मानव साहब का हौसला और बढ़ता है। 6 दिसंबर 1981 को बाप डीएस 4 बनाते हैं। डीएस 4 जब बनाते हैं तो उनको और ताकत मिलती है और तब मानव साहब के उस बात को सोचते हैं कि हमें जीवन में अगर कुछ पाना है, कुछ करना है और अपने लोगों का अधिकार दिलाना है तो राजनीतिक चाबी अपने पास रखनी पड़ेगी, राजनीतिक चाबी को लाना पड़ेगा। राजनीतिक चाबी ऐसी चाबी है जिससे सारी समस्याओं के ताले खोले जा सकते हैं और तब उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करने के बाद अभी असगर बात कह रहे थे कि हवाई जहाज से उड़ने वाले लोग जमीन पे आ गए, कारों में चलने वाले लोग पैदल चलने लगे और जो लोग बड़ी बड़ी सभाएं करके अपनी सरकारें बनाते थे वो दरवाजे दरवाजे घूम घूम आज से भीख मांगने लगे। अगर ये किसी ने किया तो मानो
मानव श्री कांशीराम संघर्ष किए। उन्होंने इलाहाबाद से चुनाव लड़े और मैंने कहा 70 से लेकर 80 दशक और 80 से लेकर 90 के दशक में उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन 90 के दशक में सबसे पहली सफलता उनको मिली 24 सितंबर 1990 को, जब बीपी मंडल का वो कमीशन लागू हुआ। बीपी मंडल कमीशन लागू कराकर उन्होंने सबसे बड़ी उपलब्धि पिछड़े समाज के लोगों को उनका अधिकार दिलाने लगा। पिछड़े समाज के लोग भूल जाते हैं, पिछड़े समाज के लोग बैठे हैं यहाँ पे। जब पिछड़े समाज के लोगों को अलग कर दिया था तो मानव साहब ने कहा था कि इसको 52% आरक्षण देना चाहिए, ये 27% आरक्षण बहुत कम है इसके लिए। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही दूसरे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो इतना विरोध किया, यही गाजीपुर में यह जानते कि मानव श्री कांशीराम साहब और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने मंडल कमीशन लागू कराया है। 3-3 दलितों के बेटे, समाज के बेटे को जिंदा आग में जलाने का काम किया और हक किसको मिला? पिछड़े समाज। पिछड़ा समाज भूल जाता है और हम लड़ाई किसकी लड़ते हैं? पिछड़े समाज की। छत्रपति साहूजी महाराज पिछड़े समाज के, नारायण गुरु पिछड़े समाज के, ज्योतिबा फुले पिछड़े समाज के, और उनके आंदोलन को लेकर चलने वाले बाबा साहब के सिपाही, जिन्होंने उस कर्ज को, जिन्होंने सपना देखा था कि हमारे लोगों को अधिकार मिलेगा, पिछड़े समाज के लोगों को 1990 में लाके पूरा किया। साथियों, मैं आपसे कहना आया कि मानव साहब कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे, वो विश्व में समझते वाले वो सूर्य थे, जिन्होंने विश्व में अपने आप को बताया कि अगर कोई संगठन करता है तो विश्व में